आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जय कुमार आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं और आपके परिवार मैथ्स एलिवेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ऐसी सर्दी में घर बैठ के अपने एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे होंगे और तैयारी जीत की चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपकी सेवा में फिर से आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ। आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, गजब चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको एक बात बता दें, ये बात आप भी जानते हो कि हमारे इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर, ठीक है, आपके इस चैनल पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं। सबसे पहले जब न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उस चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके सभी फॉर्मूलाज हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, तब क्वेश्चन पर मतलब पहुंचते हैं और तब क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आज भी यही होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे चैप्टर का नाम, चैप्टर है क्या, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, फिर जानेंगे इसके फॉर्मूले और उसके बाद चलेंगे इसके बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पर। पीवाईक्यू, ठीक है, जो भी हो पीवाईक्यू है विद बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, सभी आपको कराए जाएंगे। एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह जितने भी, सभी बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, पहले से हम आपसे यही बात कहते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बच जाएंगे, आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपसे बोला गया था स्टार्टिंग में कि आपको पूरी बुक बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी विद बेहतरीन क्वेश्चन, विद पीवाईक्यू, विद फॉर्मूला, विद एक्सप्लेन ऑफ ऑल चैप्टर्स। ठीक है, तो ऐसा ही चैप्टर हम मतलब चल रहे हैं। ठीक है, बस आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, मजा आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट करते रहें ताकि हमें भी मजा आता रहे दोस्तों और हम भी मोटिवेट रहें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने नए चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर 11 है आपका थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसको 3D भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब आपको कुछ बातें सुननी होंगी। पहले देखो, अगर आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर है वेक्टर, अगर वो नहीं किया है तो दोस्तों क्षमा चाहूंगा, फिर ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को जाके कीजिए। अब आप सोचो कि वो कहां से करें, तो दोस्तों इसी चैनल पर डला हुआ है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, सारे फॉर्मूले हैं उसके, सारी इंफॉर्मेशन और जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं सब करा रखे हैं। तो आप सबसे पहले उसे जाके देखिएगा, उसके बाद इस चैप्टर को समझिए। ठीक है, और जिसने उस चैप्टर को किया रखा है उसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो बिंदास रहे, बिल्कुल निश्चिंत, बेहतरीन समझ में आने वाला है पक्का। ठीक है, तो देखो जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है 3D। ठीक है, तो ये 3D होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले जानते हैं। देखो, D फॉर डायमेंशनल होता है, डायमेंशनल बोलते हैं आप विमा को। ठीक है, विमा मतलब डायरेक्शन। ठीक है, अब से पहले आपने 2D किया है। क्या किया है? 2D। 3D का जो इंट्रोडक्शन है वो आपका 11th क्लास में भी है। ठीक है, 3D का जो इंट्रोडक्शन है वो 11th क्लास में है, लेकिन केवल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म नहीं है, समझ रहे हो आप? ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ 12th में जानेंगे। तो आपने 2D जानते होंगे। 2D जो होती है उसमें 2 डायमेंशनल होती हैं, 2 डायरेक्शन होती हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर आप 3D पढ़ोगे मतलब 3 डायरेक्शन पढ़ोगे। ठीक है, जहां एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। ठीक है, यही इस चैप्टर का मतलब मीनिंग है ना, कि इसमें तीनों डायरेक्शन हमें अब लेकर चलनी है 3D में। 3D, ठीक है, आप जानते हो, अगर आपने कभी भी 3D में, कभी किसी मूवी में, किसी थिएटर में आप गए हो और वहां पर 3D में कोई चीज देखी हो, तो वहां हमें ऐसा फील होता है जब हम मूवी देखते हैं 3D, जो हमारा, जहां हम जब जिस भी थिएटर में मूवी देख रहे हैं, ठीक है, वो जो पर्दा है अगर वो 3D में है, ठीक है, जिस पर मूवी देख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि बिल्कुल रियल ही चल रहा हो, सब कुछ रियल बिल्कुल। ठीक है, तो 3D ऐसा होता है ना। चलिए खैर, तो अब इसमें हम कुछ चीजें जानेंगे जो चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिना उनके चैप्टर को करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर को समझने में फुल आनंद आएगा आपको, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा मानना है। आप देखते रहिएगा बस। ठीक है, तो देखिए
शुरुआत करते हैं हम। और हाँ, एक और बात बता दें, जब हम चैप्टर को कंप्लीट कर दें, ठीक है, तो क्या करोगे आप? जब चैप्टर को कंप्लीट कर दें और आपकी कोई भी क्वेरी रह जाए, तो प्लीज दोस्तों हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपकी कोई भी क्वेरी हमारी क्वेरी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तो प्लीज दोस्तों अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें सेवा का मौका जरूर दें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखो चलते हैं अपने क्वेश्चन मतलब इंफॉर्मेशन पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो हम आपको बताते रहेंगे, ध्यान से समझते रहना और नोट करते रहना, ठीक है। जितने फॉर्मूले सब बता देंगे वही फॉर्मूले यूज होंगे, उनसे अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो है आपका नंबर 1, उस लाइन का इक्वेशन, ठीक है, उस लाइन का इक्वेशन जो लाइन किसी एक पॉइंट से पास थ्रू हो, केवल मतलब ऐसी लाइन जो केवल एक ही पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है, केवल एक ही पॉइंट से, तो उसका इक्वेशन जो होगा आपका, ठीक है, वो होगा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। देखो सब कुछ नहीं लिखेंगे, केवल फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी हम बोल देंगे, आप समझ जाना, ठीक है। ये किस लाइन का इक्वेशन है? जो केवल एक पॉइंट से पास थ्रू है, ठीक है। आप लिख सकते हो जब फॉर्मूला नोट करोगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पास थ्रू, है ना, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन है ये। और एक और बात बता दें, ये जो है आपकी ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। वेक्टर फिर से सुन लीजिए, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी डॉट वेक्टर बी। अब आप सोचोगे टी क्या है? टी कोई भी रैंडम कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ भी रैंडम कांस्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे। अब इसकी देखते हैं दोस्तों कार्टेशियन फॉर्म। क्या देखते हैं इसकी? कार्टेशियन फॉर्म। तो वो होगी आपकी x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये कौन सी फॉर्म है आपकी? कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। कौन सी फॉर्म है दोस्तों? कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है यहां तक? है ना। ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है ना। ये कौन सी इक्वेशन है? जो केवल एक पॉइंट से पास थ्रू है। अब देखिए दो पॉइंटों से पास थ्रू होने वाली इक्वेशन, दो पॉइंटों से, तो उसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो क्या होगा? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। ये है आपकी, ये उस लाइन का इक्वेशन है जो दो पॉइंटों से पास थ्रू होती हो। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस टी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये कौन सी फॉर्म है आपकी दोस्तों? ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? वो होगी x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। ये होगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत आपको? क्लियर है सभी कुछ? ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये सोचोगे कि ये x1 y1 z1 क्या है और a1 b1 c1 क्या है। तो आपको बता देते हैं कि ये x1 y1 z1 जो है ये आपके पॉइंट हैं जिनसे आपकी जो लाइन है वो पास थ्रू है, ठीक है, जिनसे होकर जाती है। और a1 b1 c1 आपके डायरेक्शन रेशो हैं, डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन रेशो, अब दो बात और समझिए आप, ठीक है, दो चीजें और समझिए। ये आपकी दो इक्वेशन हो चुकी हैं, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब समझिए डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशो जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं? ए बी सी, वो आपके क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशो। और जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो होते हैं आपके एल एम एन। क्या होते हैं? एल एम एन, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस,
ठीक है, क्या होते हैं, LMN। अब उन्हें निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, प्लीज ठीक है ध्यान से समझिए। तो वो होते हैं L। अगर आपको है ना एक्स मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो गामा है। ठीक है, मतलब एंगल जो है आपके एक्स वाई जेड के जो सापेक्ष एंगल है, जो रेस्पेक्ट में एंगल है, वो क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, अल्फा बराबर एल बराबर होगा कोस अल्फा, एल एम बराबर होगा कोस बीटा, और एन बराबर होगा कोस गामा। ठीक है, ये होगा LMN, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ऐसे ये कब करना है, ये डायरेक्शन कोसाइन कब निकालने हैं, जब हमें एंगल पता हो। ठीक है, जब हमें एंगल पता हो। अब मान के चलिए अगर एंगल नहीं पता है, ठीक है, अगर एंगल नहीं पता है तो फिर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो फिर ऐसे निकालेंगे। ठीक है, L बराबर, अगर आपको डायरेक्शन रेशो पता हो ABC तो फिर LMN ऐसे निकालेंगे। L इक्वल्स टू होगा आपका A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, ऐसे L, और M बराबर होगा आपका B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कोई दिक्कत, और n बराबर होगा दोस्तों, आप तुरंत बता दोगे, C इक्वल C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, हेयर ABC व्हाट, तो ABC हेयर ABC आर डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो। ठीक है, LMN क्या है, आपके डायरेक्शन कोसाइन है। एंगल पता हो तो ऐसे निकालेंगे, और अगर डायरेक्शन रेशो पता हो तो फिर ऐसे निकालेंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, इन्हीं से क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर समझू मैं सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, लाइन के दोनों इक्वेशन, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन से, ये डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, सभी कुछ क्लियर है। एक बात और सुन लो, यहां पर यहीं पर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू होता है भाई मेरे 1। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। LMN जो है आपकी डायरेक्शन कोसाइन है, इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियर यहां तक सभी कुछ, कोई दिक्कत, ठीक है बताइए फटाफट, अभी कोई दिक्कत हो तो, अभी 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 जिसका नाम अभी, ठीक है, नहीं है कोई भी दिक्कत, शाबाश, वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर आगे चलने में हमें कोई बुराई नहीं है, कोई परहेज नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने पढ़ा 3 चैप्टर, होता क्या चैप्टर का मीनिंग क्या था वो बता दिया है ना। एक लाइन, एक पॉइंट से पास थ्रू होने वाले लाइन की दोनों फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, दो लाइंस, दो पॉइंटों से पास थ्रू होने वाली लाइन की वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। डायरेक्शन रेशो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कैसे मतलब इन्हें निकालते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर हमें दो लाइन पता हो, दो लाइन गिवन हो, उनके बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लीजिए है ना, एंगल एंगल, ठीक है, मान लीजिए दो लाइन आपकी ये है, वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस T डॉट वेक्टर B1, ठीक है, और वेक्टर R बराबर वेक्टर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B2। ठीक है, मान लेते हैं दो लाइन हमारी ये है, वेक्टर R ये है ना, ठीक है, ये दो लाइन है। अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्या लगाएंगे, कोस थीटा इक्वल्स टू होगा वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड, और उस सारे का भी मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत, इसे यूज करेंगे, बात खत्म। ठीक है, ऐसे करके, है ना, क्लियर, कोई दिक्कत, ये कोस थीटा आपका यहां से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं ये कौन सी फॉर्म है आपकी भाई, ये है आपकी वेक्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। इस चैप्टर में एक बड़ा लोचा है, ठीक है, एक बहुत लोचा है इस चैप्टर में कि इसमें हर फॉर्मूले की दो फॉर्म होती हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है,
वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ऐसे करके ये होती हैं। अच्छा जी अब ये क्या है आपकी वेक्टर फॉर्म, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वहां पर वेक्टर का सिंबल आता ही नहीं है, ये आपकी पहचान है सबसे बड़ी। जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वहां आपका वेक्टर का सिंबल नहीं आता है, तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। अब कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिए उसके लिए हम करेंगे कोस थीटा इक्वल्स टू, कोस थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, ये है आपकी, कोई दिक्कत यहां तक है ना, सभी क्लियर समझू मैं, ठीक है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म ठीक है, कौन सी होगी, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ऐसे मान के चलो दो इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हैं, ऐसे करके, ऐसे एक ये है और एक इसी की तरह क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन a2 y माइनस y1 अपॉन b2 z माइनस, इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का एंगल जब निकालोगे आप, तो ये नहीं लगाओगे, आप ये यूज करोगे फॉर्मूला, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। क्लियर, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है सभी कुछ, ठीक है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं हम अपने किस पर, अगर मान लीजिए जो दो लाइन है, जो दोनों लाइन हैं आपकी, अगर वो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। फिर से सुन ले ध्यान से, जो बता रहे हैं आपको बिल्कुल बोलकर समझा रहे हैं, लिखकर समझा रहे हैं, जो फॉर्मूले हैं उन्हें लिख रहे हैं और जो बोलने की बात उसे बोल रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से नोट कर लें क्वेश्चन को कैसे नोट करना है, ठीक, सॉरी क्वेश्चन नहीं फॉर्मूले, ठीक है। सब बेहतरीन तरीके से नोट कर लें ध्यान से, इन्हीं से क्वेश्चन होंगे, इन्हीं से होंगे, इन्हीं से होंगे, केवल और केवल इन्हीं से होंगे, समझ गए आप, ठीक। आ जाइए, टू लाइंस, अगर दो लाइन पैरेलल हो, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो कंडीशन क्या होगी भाई मेरे, तो कंडीशन होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आपकी ये कंडीशन होगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, अगर दो लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, आप जानते होंगे कि ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, हमने क्या कर दिया है, ये जो कंडीशन है परपेंडिकुलर वाली होती है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, चलो इसी को बना देते हैं यहां पर, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंडीशन होगी, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। और अगर दो लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल की अब लिख देते हैं, तो आपकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कंडीशन। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन, है ना। अब जल्दी से हमें बता दीजिए कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, हम हट जाते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से समझें, फॉर्मूले जरूर नोट कर लें भाई मेरे, ठीक है, बहुत ध्यान से, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। हम इन्हें रफ करने वाले हैं क्योंकि अभी फॉर्मूले और बचे हैं, फिर और बताएंगे, पहले यहां तक आप बता दीजिए कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर समझूं, ओके डन, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, है ना, इन्हें हम रफ करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारा एक लाइन का इक्वेशन हो चुका है, दोनों फॉर्म हो चुकी हैं, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, और हमारा आपका जी डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं वो हो चुका है, डायरेक्शन कोसाइन हो चुकी हैं, निकालते कैसे हैं वो हो चुकी हैं, है ना। अब हम जानते हैं डायरेक्शन, और हमारा एंगल हो चुका है, दो लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। बने रहिएगा भाई मेरे ध्यान से, ठीक है। वीडियो को बिना लाइक करे हुए नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। जा सकते हो वैसे, पर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। और दोस्तों प्लीज सपोर्ट करिए, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। इससे भी ज्यादा करने के लिए रेडी हैं। आप थोड़ा मनोबल बढ़ाइए, थोड़ा हौसला बढ़ाइए। चलिए अब चलते हैं हम किस पर, अब चलते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू लाइंस। ओके, दो लाइन हैं, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। स्क्यू लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप सोचोगे डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, क्या जानते हो आप व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए, देखो ये दो लाइन है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ऐसे ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगी दोनों लाइनों पर, इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस तो ये भी है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। जो परपेंडिकुलर होती है उसे ही आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलोगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब दो लाइनों की बात हुई है, ठीक है। दो लाइनों की बात हुई है। अब ये लाइन पैरेलल भी हो सकती है, ये लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकती है। अब समझिए, अगर ये लाइन पैरेलल हो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल्स, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले आप ये जानो कि हमें पता कैसे चलेगी कि दो लाइन पैरेलल है ना। क्वेश्चन में दे दिया है हमें कि दो लाइन है और इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब स्क्यू लाइन से। तो देखिए हम बता देते हैं आपको, ठीक है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए टू प्लस टी डॉट वेक्टर बी टू। अगर भाई मेरे ये सेम हो, क्या हो ये सेम, तो समझ लेना वो दोनों लाइन क्या है पैरेलल होंगी, ठीक है। क्या होंगी पैरेलल, अगर ये दोनों सेम हो। सॉरी यहां पर देखो ऐसे है ना, यहाँ A1 है यहाँ A2 है, लेकिन ये B, यहाँ भी B है यहाँ भी B है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्या है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। और अगर ये दोनों अलग अलग है, मान के चलिए ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा ये B1 है और ये B2 है, तो ये पैरेलल नहीं है, ये स्क्यू लाइंस हैं, मतलब नॉन पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ऐसे होती है कंडीशन। तो मैं बात कर रहा हूं अगर दोनों लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला ये होगा भाई साहब, वेक्टर मान के चलिए D है बीच की डिस्टेंस, तो ये वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, ये होगा, ठीक है। वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। ये कब है, जब दोनों लाइन पैरेलल हो। अब अगर दोनों लाइन पैरेलल ना हो, इफ टू लाइंस आर स्क्यू, इफ टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस, ठीक है। अगर दोनों लाइन कैसी हैं स्क्यू, स्क्यू मतलब नॉन पैरेलल, ये आपकी पैरेलल होती हैं और ये आपकी नॉन पैरेलल, ऐसे करके। तो ये अगर ऐसा है तो ये कंडीशन, ऐसी है तो ये कंडीशन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, इसमें होगा आपका वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2,
ठीक है, डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होगा आपके। कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए। क्लियर है? ठीक है, तो दोस्तों यही थे आपके सारे फॉर्मूले। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन, तो ये फॉर्मूले आप नोट जरूर कर लें जो भी बताए हैं। ठीक है, और इन्हीं से आपका भला हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ट्रस्ट करें। ठीक है, कोई भी चीट नहीं होगा आपके साथ, बिल्कुल ओके रिपोर्ट आएगी। ठीक है, और अभी भी कोई दिक्कत हो या किसी तरीके की आप हमसे कोई हेल्प चाहते हो या हमारे से कोई शिकायत हो आपको या हमारे अंदर कोई आपको कमी दिख रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने की, क्योंकि हम आपकी सेवा में बने हुए हैं। ये चैनल ही आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, इस पर आपकी सेवा ही होनी है, और हम अगर आपकी सेवा ही नहीं कर पाते हैं तो फिर इस चैनल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, ठीक है, अपनी आप वीडियो लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर प्लीज़ दोस्तों अपने डाउट्स जरूर बता दें। ठीक है, अपनी सेवा हमसे जरूर सेवा का मौका देते रहें, अपनी सेवा से वंचित ना करें, इतनी रिक्वेस्ट जरूर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितनी भी आजकल जो आज की इंफॉर्मेशन बताई थी बेहतरीन तरीके से, उस सभी से आप सेटिस्फाइड रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इन फॉर्मूलों को लर्न भी करोगे, राइट भी करोगे। ठीक है, और अपने क्वेश्चंस को बहुत बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करोगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मैं अजय कुमार आपसे विदा लेता हूं आज के लिए। ठीक है, और कल फिर से आता हूं आपकी सेवा में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। प्लीज दोस्तों बने रहिएगा। ओके, धन्यवाद।